हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम अध्ययन करने वाले हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता का भूगोल और उसके शहरीकरण के महत्व के बारे में। और ये हमारा जो ईएमआरएस की वैकेंसी है पीजीटी हिस्ट्री की, उसके ऊपर हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था मेसोपोटामिया का सामान्य परिचय, जिसमें हमने जाना कि मेसोपोटामिया जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। साथ ही हमने ये देखा कि ये कहाँ पर स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर कौन सी भाषा या लिपि का विकास हुआ था। इन सब के बारे में हमने इसके सामान्य परिचय में देखा। इसके अतिरिक्त हमने इसके उत्खनन की चर्चा की कि इसका उत्खनन कब हुआ और इसके पीछे क्या स्टोरी है। इन सब बातों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के भूगोल और उसके शहरीकरण के महत्व के बारे में। देखिए, मेसोपोटामिया का एक मैप दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि दो नदियों, एक नदी आ जाती है दजला और दूसरी आ जाती है फरात, इनके मध्य में बसा हुआ है। इसके दक्षिणी भाग में आप देखेंगे तो ये एक अरब का रेगिस्तान है। उत्तरी भाग है इसका, यहाँ पर आपको मिलेंगे स्टेपी घास के मैदान, स्टेपी घास के मैदान मिलेंगे। पूर्वोत्तर भाग होता है इसका, इसमें ऊंचे नीचे मैदान मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर झरने और ये पर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र है। तो अब हम इसके प्रत्येक भाग का एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं इसके पूर्वोत्तर भाग का। देखिए, मेसोपोटामिया का जो पूर्वोत्तर भाग है इसे हम इस प्रकार से समझेंगे, जैसे ये उत्तरी भाग हो गया और ये हो गया पूर्वी भाग। दोनों के मध्य में जो भाग है ये है पूर्वोत्तर भाग। इस भाग की हम चर्चा करें तो यहाँ पर हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है, वृक्षादित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, स्वच्छ झरने हैं और यहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती है। और यही रीजन है कि यहाँ पर सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई और ये हुई थी 7000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व के मध्य में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप राइट डाउन कर ले, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग की चर्चा करें। देखिए, मेसोपोटामिया का जो उत्तरी भाग था, ये मेसोपोटामिया का उत्तरी भाग है। ये स्टेपी घास के मैदान थे यहाँ पर, और यही रीजन है कि ये पशुपालन के लिए बहुत अच्छा माना जाता था खेती की तुलना में। तो मेसोपोटामिया का जो उत्तरी भाग है यहाँ पर मुख्यतः होता था पशुपालन और रीजन था स्टेपी घास के मैदान। तो इसे भी आप राइट डाउन कर ले, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। ये मेसोपोटामिया के कौन से भाग में स्टेपी मैदान थे, तो उत्तरी भाग में। किसके लिए अच्छा माना जाता था? पशुपालन के लिए अच्छा माना जाता था। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया के पूर्वी भाग की चर्चा करें तो देखिए, मेसोपोटामिया का जो पूर्वी भाग होता था, यहाँ दजला और उसकी जो सहायक नदियां होती थी, ये ईरान की पहाड़ी प्रदेशों में से निकलकर और एक परिवहन का अच्छा साधन बना। ये दजला नदी होगी और इसकी जो बहुत सारी जो सहायक नदियां होती थी, ये परिवहन के लिए अच्छा साधन होती थी। और जो मेसोपोटामिया में जो परिवहन का जो सबसे अच्छा मार्ग माना जाता था, वो जल परिवहन ही माना जाता था। अब बात करते हैं इसके दक्षिणी भाग की। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखें। जैसा कि अभी हमने देखा कि मेसोपोटामिया दो नदियों के मध्य में बसा हुआ था और इसी के दक्षिण में रेगिस्तान है, इसी के दक्षिण में रेगिस्तान है और इसी रेगिस्तान में सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का विकास हुआ था। देखिए, ये रेगिस्तान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कृषि नहीं हो सकती थी या शहर या नगर का विकास नहीं हो सकता था। उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि यहाँ की जो प्रमुख जो दो नदियां थी दजला और फरात, ये जब उत्तरी पहाड़ों से निकल कर आती थी तो अपने साथ में बहुत ही बारीक उपजाऊ मिट्टी लेकर आती थी। और यही रीजन है कि जो दक्षिणी भाग है इसका रेगिस्तान होते हुए भी कृषि के लिए काफी अच्छा माना जाता था। रेगिस्तान उसे कहते हैं जहाँ पर पर्याप्त वर्षा ना हो, तो यहाँ पे पर्याप्त वर्षा नहीं होती थी। इसके बावजूद भी जो सर्वाधिक कृषि की जाती थी वो मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में की जाती थी और उसका रीजन था दजला और फरात नदियां। देखिए, अभी हमने पढ़ा था जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इसका जो पूर्वोत्तर भाग है, एक तो खेती यहाँ पर की जाती थी और एक की जाती थी दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग में रीजन था दजला और फरात नदियां, जबकि पूर्वोत्तर भाग में रीजन था पर्याप्त वर्षा। यहाँ पर अब दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि खेती की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ पर हुई। तो देख, खेती की जो शुरुआत होती है वो होती है पूर्वोत्तर भाग में और जो सर्वाधिक खेती की जाती थी वह की जाती थी दक्षिणी भाग में। अब हम चर्चा करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के कृषि और पशुपालन के संबंध में चर्चा करते हैं। तो देखिए, फरात जो नदी होती थी वो रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद में कई धाराओं में विभाजित होकर प्रभावित होने लगती थी और पुराने समय में यही जो धाराएं हैं ये सिंचाई की नहरों का काम देती थी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फरात नदी की। देखिए, फरात जो नदी होती थी जब ये उत्तर से निकल कर आती थी तो कई धाराओं में विभाजित हो जाती थी और ये जो धाराएं हैं ये काम करती थी नहरों का, जो सिंचाई के लिए काफी अच्छी मानी जाती थी। और जो दक्षिणी मेसोपोटामिया की जो खेती थी ये रोमन साम्राज्य सहित सबसे अधिक उपज देने वाली मानी जाती थी। तो मेसोपोटामिया में जो खेती में जो सर्वाधिक उपज देने वाला जो भाग था वो था दक्षिणी भाग और यही रीजन था कि यहाँ पर सबसे पहले नगरों का और लेखन कला का विकास हुआ था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे जो टॉपिक का नाम ये है कि शहरी जीवन और लेखन कला।
और शहरी जीवन आया था सबसे पहले दक्षिणी भाग में, मरुस्थलीय भाग में, और उसका जो रीजन थी वो फरात नदी और इसके साथ में एक दजला नदी थी वो हुआ करती थी, जो अपने साथ में उपजाऊ मिट्टी लेकर आती थी। यद्यपि वहां फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी, लेकिन ये कमी सारी कमी जो पूरी कर देती थी ये फरात और उसकी सहायक नदियां पूरी कर देती थी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर कौन कौन से अन्न की खेती की जाती थी। तो सबसे प्रमुख की जाती थी यहाँ पे गेहूं की, जौ, मटर और मसूर, इनकी खेती है वो मेसोपोटामिया वासी करते थे। ये मेसोपोटामिया का एक मैप दिया हुआ है जिसमें आप देखेंगे कि जो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये खेती के लिए काफी अच्छा माना जाता था, जो इसका दक्षिणी भाग था। और उत्तर में आप देखेंगे कि स्टेपी घास के मैदान है जो पशुपालन के लिए अच्छे माने जाते थे। तो दक्षिणी भाग खेती के लिए और उत्तरी भाग होता था ये पशुपालन के लिए अच्छा माना जाता था। अब बात करें, हम पशुपालन की बात करें तो देखिए यहाँ पर पशुपालन में मुख्यतः दो पशुओं का पालन किया जाता था, भेड़ बकरी, और ये किया जाता था उत्तर में स्टेपी घास के मैदान हो गए। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर जो मैदानी भाग थे और पहाड़ों के जो ढाल थे वहां पर इन भेड़ बकरियों का पालन किया जाता था। और इनके पालन के पीछे मुख्य उद्देश्य होता था इनसे मांस, दूध और ऊन जैसी वस्तुएं प्राप्त करना। इसके अतिरिक्त हम खाद्य की बात करें, खाद्य उत्पादन की, तो वो होता था मछली उत्पादन, क्योंकि यहाँ पे दजला और फरात नदियां थी। इसके अतिरिक्त गर्मियों में यहाँ पर खजूर के पेड़ से फल लगते थे जिसे हम कहते हैं पिंड खजूर। और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता का कृषि और पशुपालन था। साथ ही हमने इसका भूगोल देखा। अब हम चर्चा करते हैं इसके शहरीकरण के बारे में। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा उससे ये लगता होगा आपको कि जो मेसोपोटामिया में जो शहरीकरण हुआ उसके पीछे गांव में जो खाद्य उत्पादन होता था वो जिम्मेदार है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ये सच है कि जो शहर के लोग होते हैं वो गांव के लोगों पर निर्भर होते हैं, वो आत्मनिर्भर नहीं होते। लेकिन यहाँ पर जो शहरों का विकास हुआ उसके पीछे अन्य और भी रीजन है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है कि शहर और नगर बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों का स्थान नहीं होते, बल्कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था के विकास में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त विस्तृत व्यापार, विनिर्माण और सेवाओं के रूप में होने लगता है। तो यही रीजन है कि लोग समूह बनाकर कस्बों में रहने लगते हैं और इन्हीं कस्बों से फिर धीरे धीरे शहरों का और नगरों का निर्माण होता है। देखिए हम देखते हैं कि गाँव में जो लोग होते हैं वो मुख्यतः उत्पादन करते हैं खाद्य उत्पादन करते हैं, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया। लेकिन हम शहरों की बात करें तो शहरों में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त जो गतिविधियां होती हैं वो ज्यादा होती हैं, जैसे व्यापार हो गया, विनिर्माण हो गए, सेवाएं हो गई। और यही रीजन है कि यहाँ पर लोग समूह बनाकर रहते हैं और इनकी जनसंख्या है वो गाँव से कहीं अधिक होती है। लेकिन जो नगरों के लोग होते हैं वो आत्मनिर्भर नहीं होते, उन्हें वस्तुओं के लिए नगर या गांव के अन्य लोगों पर उन्हें डिपेंड रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। और इसे कहा जाता है श्रम विभाजन, और ये शहरी जीवन की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अब हम चर्चा करते हैं कि श्रम विभाजन आखिर में होता क्या है, जो शहरी जीवन की प्रमुख विशेषता मानी गई है। देखिए श्रम विभाजन को हम इस प्रकार से समझेंगे, जैसे कि कोई पत्थर की मुद्रा बनाने वाला कोई व्यक्ति है। अब यह व्यक्ति पत्थर की मुद्रा बनाने में तो माहिर है, लेकिन उसे पत्थर की मुद्रा बनाने के लिए दो वस्तुओं की जरूरत होगी। एक तो होगा रंगीन पत्थर और दूसरी जरूरत होगी कांसे के औजार की। देखिए मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो मुख्यतः यूज करते थे कांसे के औजार ही यूज करते थे। और कांसा जो बनाया जाता था ये तांबा और टिन से मिलकर कांसा बनता था। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के समान ही। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो पत्थर की मुद्रा बनाने वाला व्यक्ति है उसे जरूरत पड़ती है रंगीन पत्थरों की जरूरत पड़ती है मुद्रा बनाने के लिए, साथ ही उसे जरूरत पड़ती है कांसे के औजारों की। तो मुद्रा बनाने में तो वो माहिर है, लेकिन उसे रंगीन पत्थर कहाँ से आते हैं ये नहीं पता, तो इसके लिए उसे अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। साथ ही उसे कांसे के औजार के लिए भी अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि वो कांसे के औजार बनाना नहीं जानता, इसमें कोई और व्यक्ति एक्सपर्ट होगा। अब ये जो व्यक्ति है कांसे का जो औजार बनाता है, ये कांसे के औजार बनाने में तो एक्सपर्ट है, लेकिन इसे ईंधन चाहिए उसके लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होगा। इसके अलावा धातु के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होगा। और यही रीजन है कि शहर में श्रम विभाजन होता है और जो लोग होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो ये सारी जो गतिविधियां होती हैं, जैसे कि विनिर्माताओं के लिए ईंधन चाहिए, धातु चाहिए, या विभिन्न प्रकार के जो पत्थर चाहिए, लकड़ियां चाहिए, तो ये अलग अलग जगह से आती हैं सारी की सारी। तो इन सब के लिए शहरों में एक संगठित व्यापार होना चाहिए और उसके भंडारण की आवश्यकता होती है। वो कैसे होती है वो हम समझते हैं, जैसे कि अधिकतर वस्तु यहाँ से गाँव से आती है, जैसे अनाज और या खाद्य पदार्थ हो गए, तो शहर में उनका संग्रहण करने के लिए और उनका वितरण करने के लिए एक सामाजिक संगठन होना बहुत जरूरी है। तो दूसरी श्रम विभाजन के अतिरिक्त दूसरी विशेषता हो जाती है शहरी जीवन की कि यहाँ पर एक सामाजिक संगठन होता है, क्योंकि जो वस्तुएं आती हैं ये अलग अलग स्थानों से आती हैं, उनके व्यापार और भंडारण के लिए एक सामाजिक संगठन होना बहुत जरूरी है। इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि कुछ लोग आदेश देते हैं और कुछ उनका पालन करते हैं।
और शहरी जो ये अर्थव्यवस्था है इसका अपना जो हिसाब किताब रखना पड़ता है ये इन्हें लिखित रूप से रखना पड़ता है। और यही रीजन है कि शहर में लेखन कला का विकास हुआ। लेखन कला का जो विकास होता है वो उसके पीछे जो मुख्य रीजन होता है वो होता है व्यापार, क्योंकि व्यापार में आपको लिखित रूप से हिसाब किताब रखना होता है। और यहीं पर डेवलपमेंट होता है कीलाक्षर लिपि का, जिसका हम अध्ययन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। देखिए सरम विभाजन का एक और उदाहरण मिलता है हमें वारका शीर्ष, और ये जो वारका शीर्ष है ये मिला हमें उरुक नगर से। एक ही बहुत ही सुंदर महिला की मूर्ति है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी हुई है। और इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये लगभग 3000 ईसा पूर्व है की है। और ये बनाई गई है एक सफेद संगमरमर से तराश कर इसको बनाया गया है। तो ये जो सफेद संगमरमर है ये भी मेसोपोटामिया में नहीं मिलता, मेसोपोटामिया में नहीं मिलता। तो इसके लिए भी इसे किसी अन्य स्थान या व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ा होगा। अब बात करते हैं वारका शीर्ष की बात करें तो देखिए वारका शीर्ष में जो आप आंखें देखेंगे और भौहें देखेंगे, जो इसकी आंखें हैं ये तो बनाई गई है नीले लाजवर से, और इनके ऊपर काम किया गया है सीपी का काम किया गया है। फिर उससे ऊपर ये चढ़ाई गई है डामर। यहाँ पर ये जो नीला लाजवर्द है आंखों में उसके ऊपर सीपी है, और फिर इसकी जो भौहें बनाई गई हैं वो डामर से बनाई गई हैं। और इसके सिर के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर एक खांचा बना हुआ है। तो ये खांचा इसलिए बना हुआ है शायद गहने पहनाने के लिए। तो ये उस समय की मिस वर्ल्ड हुआ करती थी वारका शीर्ष। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ से मिली, कब मिली, ठीक है, कौन से पत्थर से बनाई गई थी, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम शहरों में माल के आवागमन की, अर्थात हम व्यापार की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए व्यापार होता है या तो होता है अंतर्राज्यीय होता है या होता है अंतर्राष्ट्रीय, दो प्रकार का व्यापार होता है, जिसमें से मुख्यतः दो गतिविधियां होती है, एक तो आयात होता है और एक होता है निर्यात। जो वस्तुएं हमारे पास में ज्यादा है उनका हम करते हैं निर्यात। जैसे मेसोपोटामिया की बात करें तो यहाँ पे जो खाद्य था, कृषि उत्पादन था, वो ज्यादा था, तो इनका ये लोग निर्यात करते होंगे। कमी थी यहाँ पे खनिज की, तो खनिज का ये आयात करते होंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधनों की पर्याप्तता थी, जो हमने पढ़ा, इनका ये निर्यात करते होंगे। दूसरी ओर खनिज संसाधनों का यहाँ पे अभाव था, तो इसके लिए किसी और पर डिपेंड रहते होंगे। दक्षिण के अधिकांश भागों में जैसे औजार है, मोहर है और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। ठीक है, साथ ही जो यहाँ पर जो गाड़ियां बनाई जाती थी, गाड़ियों के जो पहिए बनाए जाते थे, नाव बनाए जाते थे, उनके लिए जरूरत होती लकड़ी की। और यहाँ पर मुख्यतः दो पेड़ों की लकड़ियां मिलती थी, एक खजूर की और पोपलार की। और ये दोनों ही पेड़ों की जो लकड़ियां हैं, ना तो आप इनसे गाड़ी के पहिए बना सकते हैं ना नाव बना सकते हैं, इनके लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। इसके लिए भी ये किसी और जगह पर डिपेंड रहते होंगे, वहां से ये लोग आयात करते होंगे। साथ ही जो औजार मिले हैं, पात्र मिले हैं, गहने मिले हैं, तो वहां पर कोई धातु उपलब्ध नहीं थी रेगिस्तान में, तो इसके लिए भी ये किसी अन्य स्थान पर निर्भर रहते होंगे। अब बात करते हैं ये लोग क्या तो आयात करते थे क्या निर्यात करते। ये देखो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो आयात करते थे लकड़ी, तांबा, सोना, चांदी, रांगा, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थर। कहाँ से आयात करते थे? ये आयात करते थे जो तुर्की देश होते थे, ईरान के जो देश होते थे, या खाड़ी पार के जो देश होते थे, इनसे ये सभी वस्तु ये लोग मंगाते थे, यानी आयात करते थे। और इसके बदले में जो ये निर्यात करते थे वो करते थे कपड़ा और कृषि जन्य पदार्थ। तो ये हो गया कि ये लोग क्या आयात करते थे क्या निर्यात करते थे। अब बात करते हैं इसके परिवहन के साधनों की बात करें तो देखिए परिवहन के मुख्यतः दो साधन होते हैं, तो स्थल मार्ग थे उस समय और एक था जल मार्ग। स्थल मार्ग में पशुओं की पीठ पर रखकर सामान ले जाया जाता था, तो कोयला आदि चीजें फैक्ट्रियों तक पहुंचाना काफी कठिन होता था। तो मेसोपोटामिया के लोगों के लिए जो सबसे अच्छा माना जाता था वो माना जाता था जल मार्ग। तो यहाँ पे दो बड़ी नदियां थी, दजला और फरात, और जो फरात नदी थी ये विश्व मार्ग के रूप में फेमस भी थी। तो यही रीजन है कि यहाँ पर जल मार्ग अधिक विकसित था। और ये एक शहरी जीवन की एक अन्य विशेषता भी होती है, कुशल परिवहन व्यवस्था, व्यापार और सेवाओं के अलावा। और मेसोपोटामिया में बहुत सारी नहरें थी, प्राकृतिक जलधाराएं थी, क्योंकि नदियां दक्षिण में आकर अनेक जलधाराओं में बढ़ जाती थी। अब इससे क्या होता जो छोटी छोटी बस्तियां होती थी उनमें विभिन्न प्रकार के जो सामान होते थे उनके परिवहन का एक अच्छा मार्ग हो। तो यही रीजन था कि यहाँ पर स्थल मार्ग की तुलना में जल मार्ग ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये हमारा जो वीडियो था ये था मेसोपोटामिया की सभ्यता के भूगोल और उसके शहरीकरण के महत्व के ऊपर, शहरीकरण के महत्व के ऊपर। और इस वीडियो की जो क्लास नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और यदि आपका इस क्लास या वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, और इन दोनों का ही लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।